दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप आज के देख रहे हैं 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। तो आइए चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 24 अप्रैल 2020 के हैं। लेकिन उसके पहले आप पूरे ध्यान से वीडियो देखा करिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जितना कुछ इम्पॉर्टेंट है वही डिस्कस किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ में था कि महामारी बीमारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश इंट्रोड्यूस किया गया और उस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई और राष्ट्रपति ने अपनी अध्यादेश जानते हो अनुच्छेद 123 याद रखना, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो महामारी बीमारी अधिनियम 1897 एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 था, इन्हीं में संशोधन करने के लिए अध्यादेश या ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया गया और ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत पेश किया जाता है। अब यहीं हम कुछ चर्चा कर लेते। जो अध्यादेश कब पेश किया जाता? जब संसद का सत्र यानी सेशन में से कोई एक सत्र न चल रहा हो या दोनों न चल रहे हों, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या दोनों न चल रहे हों और कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई हो जिसके लिए कानून बनाना अति आवश्यक है, तो उसका एक ही उपाय है। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 व राज्यों के स्तर पर देखोगे तो राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया है। तो अब हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है, हम जान लेते हैं कि जो ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 महामारी बीमारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अभी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हमारे बहुत से स्वास्थ्य कर्मी इस कार्य में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन जो पेशेंट हैं या कुछ उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ यानी दुराचार किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य कर्मियों तथा उनकी संपत्ति की रक्षा की जा सके, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, उसी के लिए इसे लाया गया। तो यहाँ आपका जो प्रॉपर्टी से मतलब वो जो काम जहाँ करते हैं यानी उनका कार्य स्थल हो गया और साथ ही उनका आवास पर कोई हमला ना हो पाए, तो दोनों को इसमें प्रॉपर्टी में शामिल किया गया है। अब इसमें जो उपद्रवी तत्व शामिल होगा, संलिप्त होगा, जो स्वास्थ्य कर्मी या उनकी प्रॉपर्टी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उनके प्रति जीरो टॉलरेंस या शून्य सहिष्णुता की नीति को अपनाया जाएगा। अब हम इसमें जान लेते हैं कि मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं जो अधिनियम लाया गया। तो इसमें पहला, जो हिंसा वायलेंस करेगा तो हिंसा को करने वाले व्यक्ति के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसमें हिंसा को क्या माना गया है? संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब हुआ कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल का मतलब हुआ ऐसा अपराध जो जानबूझकर किया जाता है, उसी को संज्ञेय कहा जाता। और एक गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है, तो जो इसमें हिंसा कोई करेगा तो हिंसा को संज्ञेय व गैर जमानती अपराध माना गया है। अगला दूसरा प्रावधान क्या किया गया? अगर स्वास्थ्य कर्मी घायल हो जाता है तो घायल होने की दशा में उसको मुआवजा कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो ये दूसरा प्रावधान किया
गया है। अब बात आई हिंसा को परिभाषित किया गया है, तो हिंसा में क्या क्या शामिल है। अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी के प्रति हरासमेंट होता है या उसको फिजिकल इंजरी, उनको शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, या उनकी प्रॉपर्टी चाहे वो कार्यस्थल की हो जहां वो काम करते हैं, या वो उनका आवास क्यों ना हो, अगर वहां पर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो इन सब को हिंसा या वायलेंस के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला इसमें हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल जो हैं, तो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल शब्द यूज किया गया, तो हम जान लेते हैं हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल में कौन कौन शामिल। तो पब्लिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जो अब इस समय कोविड-19 से निपटने के लिए सार्वजनिक रूप से क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। तो इनको एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, इसमें डॉक्टर सभी आते हैं, नर्सेज इसमें सभी आती हैं, पैरा मेडिकल वर्कर्स को शामिल किया गया, और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसी को हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कहा गया, जिसमें पब्लिक को सेवा उपलब्ध करने वाले क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया है। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है, पनिशमेंट का प्रावधान क्या किया गया। अगर कोई व्यक्ति समान हिंसा करता है तो उसको 3 माह से लेकर 5 साल तक की सजा और साथ ही 50,000 से लेकर के 2 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सामान्य हिंसा करते हो तो उस स्थिति में 3 माह से लेकर 5 साल का सजा यानी आपको जेल होगी, और दूसरा क्या होगा, 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना इसके अंतर्गत शामिल है। तो समान हिंसा की दशा में 6 माह से लेकर 5 साल का आपका जेल होगी। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या प्रावधान किया गया, 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये का जुर्माना होगा। दूसरा क्या प्रावधान, अगर आप किसी स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट पहुंचाते हो, ग्रीवियस हेड पहुंचाते हो, गंभीर चोट पहुंचाते हो, तो सजा अब और टाइट हो जाएगी। तो इसमें 6 माह से लेकर के, उसमें 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा थी, इसमें 6 माह से लेकर के 7 साल की सजा, और साथ ही जुर्माना भी ज़्यादा आप पर लगेगा। जुर्माना 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। अगला, ऑफेंस कोई होता है अपराध, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, तो पहला कहा गया वो जांच पड़ताल कौन करेगा, तो कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही करेगा। पहला क्या कहा गया, अगर ऑफेंस हुआ, ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इंस्पेक्टर रैंक का कोई अधिकारी करेगा, और उससे 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। और उसके बाद जब ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल के लिए किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर 1 साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। जो ट्रायल चल रहा, तो 1 साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। अब यहाँ हमने कंपनसेशन या मुआवजे की बात की थी, तो मुआवजा अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाते हो तो आपसे जो मुआवजा लिया जाएगा, जो बाजार मूल्य, या मान लो आपका घर है, स्वास्थ्यकर्मी मान लो फला व्यक्ति ए डॉक्टर है, और एक डॉक्टर का ये आवास था, आवास पे किसी ने हमला कर दिया, और हमले का रीज़न यही था कि वो स्वास्थ्यकर्मी सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करा रहा था। तो इस आवास की जो कीमत होगी, बाजार मूल्य उस समय जो होगा, उससे डबल कीमत पर जो उपद्रवी हैं उनसे बाजार मूल्य का दुगना दाम वसूला जाएगा। तो ये प्रावधान इस अधिनियम में किए गए, और ये संशोधन 1897 के
अधिनियम में लाया गया। प्रश्न है क्यों? क्योंकि उसमें कोई सख्त प्रावधान नहीं था सजा का, इसलिए अध्यादेश लाना जरूरी हो गया। उसमें राज्यों को अथराइज किया गया था, हल्का फुल्का वो सजा दे सकती हैं राज्यों को, ना कि उसमें कोई इस प्रकार के सख्त सजा के प्रावधान थे। और उसमें जो भी सजा दी भी जाती थी तो उसमें एक धारा थी आईपीसी इंडियन पीनल कोड की, जिसे एक धारा 188 के नाम से जाना जाता। तो 188 के अंतर्गत ही सजा दी जाती थी। कोई स्पेसिफिक प्रावधान 1897 के एपिडेमिक डिसीज एक्ट में या महामारी बीमारी अधिनियम में नहीं किए गए थे। तो इसका क्या असर होगा, ये सब मेंस का है, तो हम लोग आगे मेंस में डिस्कस करेंगे। पहले अब आप लोग, समय कम है, बिल्कुल प्रीलिम्स पे फोकस होके लग जाइए। और ये आपका इस दौरान आपने अथक मेहनत का आपको करना है। अगर अथक मेहनत और अथक प्रयास कर लिया तो ये आपका 2020 होने वाला है। दूसरी न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ थी? रिमिटेंस पर वर्ल्ड बैंक ने अभी रिपोर्ट अपनी जारी की है। तो हम यहाँ समझ लेते हैं रिमिटेंस या प्रेषण होता क्या है। इसी को बी प्रेषण भी कहा जाता या इसी को रिमिटेंस कहा जाता। मान लो आपका कोई व्यक्ति है, आपके फैमिली का, यानी राम मान लेते हैं, कोई भी नाम आप रख लेते हैं। ये आपका अमेरिका में काम कर रहा है, वहाँ प्रवासी के रूप में रह के नौकरी के चक्कर में प्रवासी जीवन जी रहा। तो उसके द्वारा जो आपका राम नाम का आपके फैमिली का व्यक्ति है, आपके फैमिली को जो पैसा आपके परिवार को भेजा जाएगा या फिर जो वस्तुएं भेजी जाएंगी, दोनों चीज़ें इसमें रिमिटेंस में शामिल होती हैं, पैसा व वस्तुएं। तो उसी को रिमिटेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रवासियों द्वारा अपने मूल परिवार में, फैमिली में, अपने देश में भेजा जाने वाला पैसा व वस्तुएं रिमिटेंस कहलाती हैं। तो अभी रिपोर्ट आई कोविड-19 महामारी के चलते भारत में इस वर्ष 2020 में जो रिमिटेंस भेजा जाएगा उसमें 23% की गिरावट देखने को मिल सकेगी। तो 2000 कितना अनुमान ये वर्ल्ड बैंक ने लगाया है? 2019 में जो रिमिटेंस आया था वो 83 बिलियन US डॉलर आया था और 2020 में ये 23% घट करके 64 बिलियन US डॉलर ही प्राप्त होगा। तो 2019 में 83 बिलियन US डॉलर था और 2020 में जो रिमिटेंस भारत को मिलने वाला है वो 64 बिलियन US डॉलर मिलने वाला है। इसी के साथ पाकिस्तान में भी 23% की 23% की गिरावट होगी और ये 22.5 बिलियन US डॉलर से गिर के 17 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। तो इंडिया को वैसे भी ज़्यादा 83 से 64 होगा और आपका पाकिस्तान का 22.5 से 17 हो जाएगा। इसी प्रकार बांग्लादेश के रिमिटेंस में भी गिरावट आएगी 22% से गिरावट के साथ, यानी 14 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। इतना ही नहीं, नेपाल व श्रीलंका में भी गिरावट देखी जाएगी। तो नेपाल में 14% और श्रीलंका में 19% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रिमिटेंस कौन सा देश प्राप्त करता, तो विश्व में सर्वाधिक रिमिटेंस या प्रेषण प्राप्त करने वाला देश आपका अपना इंडिया या भारत है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला चलते हैं, टीम मास्क फोर्स, ये काफ़ी चर्चा में थी, तो इसको हम जान लेते हैं टीम मास्क फोर्स है क्या। तो एक तो ये BCCI जो आपकी संस्था है जिसको कहा जाता बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1928 में 1928 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर्स स्थित है।
हेडक्वार्टर्स स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं टीम मास्क फोर्स क्या है। तो ये बीसीसीआई के द्वारा एक वीडियो का क्रिएशन किया गया, उसी को टीम मास्क फोर्स के नाम से जाना जाता। इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कोविड जैसी महामारी से कैसे अपने आप को बचाएं, उसी में क्रिएटिविटी के माध्यम से, रचनात्मकता के माध्यम से, यानी ये आपका एक वीडियो क्रिएशन किया गया, उसी को टीम मास्क फोर्स के नाम से जाना गया है। अब आपका क्लियर हो गया होगा टीम मास्क फोर्स है क्या। अब हम यहाँ कुछ बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की अभी आपको बताया स्थापना 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। तो एक क्वेश्चन आपका और क्लियर हो गया, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। अगला इकाना स्टेडियम, आप लोग बताइएगा ये कहाँ है, इसका नया नाम कहाँ रखा गया, क्या है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख करके। अगला स्पॉन्सर, अगर इसकी हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन अभी लोअर पीसेस में देखने को मिले थे। आपका स्पॉन्सर कौन है? तो इसमें कई कंपनियां हैं, कई संस्थाएं हैं जो स्पॉन्सर कर रही हैं। तो उनको अगर आपका ये जितनी स्पॉन्सर कर रही हैं वो क्लियर होता तो आप गेस करके भी क्वेश्चन ना आता हुआ आपका करंट में चर्चा में रहा, लेकिन नहीं आ रहा, उसके बावजूद आप क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो कुछ चीज़ें होती हैं डायरेक्ट नॉलेज के आधार पर आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो चाहे वो स्टैटिक का हो। तो स्पॉन्सर्स की बात करें तो बायजू पेटीएम स्पॉन्सर करता है बीसीसीआई को, नाइक करता है, उसके बाद ड्रीम 11 करता है, हुंडई करता है, अंबुजा सीमेंट है वो करती है, और आपका स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता। एक बार फिर से रिपीट करते, बायजू पेटीएम करता है, नाइक करता है, बायजू पेटीएम, नाइक, ड्रीम 11, हुंडई, अंबुजा सीमेंट व स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा स्पॉन्सर या प्रयोजक के रूप में भूमिका का निर्वहन किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष प्रेसिडेंट इसके कौन थे? ग्रांट गेवन को बनाया गया था। तो प्रथम अध्यक्ष इसके ग्रांट गेवन हैं, जबकि प्रथम सचिव इसके एंथोनी डी मेलो थे। अब जरा सोचिए 1928 में स्थापित हो रहा है बीसीसीआई, तो हम उस समय आज़ाद नहीं हुए थे, स्वाभाविक था कोई ब्रिटिश बनता, तो दोनों अंग्रेज थे, ग्रांट गेवन और आपका प्रथम सचिव एंथोनी डी मेलो। वर्तमान अध्यक्ष की प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सौरभ गांगुली को बनाया गया, और सचिव जयशाह को बनाया गया। ये अमित शाह के बेटे हैं। इन्हीं को लेके काफ़ी इस पे यानी कमेंट, ये काफ़ी प्रश्न चिन्ह भी उठे थे, क्योंकि जयशाह को इसका जब सचिव बनाया गया था। अब मेंस कोच की बात करें तो मेंस कोच कौन है इस समय? तो मेंस कोच रवि शास्त्री हैं, जबकि वोमेंस कोच की बात करें तो WC रमन को बनाया गया है। तो ये आपका पूरा बीसीसीआई से क्लियर हो गया। अगला हम देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी को विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड फूड कार्यक्रम या विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाता? खाद्य सहायता या फूड असिस्टेंस उपलब्ध करवाई जाती, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व का लार्जेस्ट ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। मानव को सहायता पहुंचाने वाला विश्व का लार्जेस्ट कार्यक्रम है, और इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, अर्थात कोई भी भूखा न सोए। तो इसका उद्देश्य है, और इसकी शुरुआत, इसका जन्म कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1961 में 1961 में की गई थी। इसमें चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, तीनों को शामिल किया गया, और कहा गया हर समय भोजन तक पहुँच व उपलब्धता होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इसकी फंडिंग कैसे होती है? इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व का है, तो इसकी फंडिंग यानी वॉलंटरी डोनेशन के माध्यम से होती है। वॉलंटरी डोनेशन का मतलब हुआ आप पर कोई आपका कंपलसरी या बाउंडेशन नहीं है, तो विश्व की सरकारें और या अन्य जो NGO, अन्य संस्थाएं हैं, कारपोरेट हैं, कंपनियां हैं या व्यक्ति अगर इसमें अपना डोनेशन देना चाहता है तो वह वॉलंटरी स्वैच्छिक रूप से इसमें डोनेशन कर सकता, और उसी के माध्यम से इसमें फंडिंग होती है।
अगला हम देख लेते हैं जो करंट में था, कासोवाल ब्रिज, ये आपका काफ़ी समय करंट में था, तो ये आपका 484 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 400। ये आपका परमानेंट पुल बनाया गया और 484 मीटर लंबा है। और किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है। तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर में आपका कई नदियाँ बहती, सिंधु, झेलम, चिनाब और इधर से सतलज, ब्यास और ये रावी, जो ये बीच वाली नदी, नीचे से दो नदियों के बाद वाली जो ये रावी है, इसी नदी पर ये बनाया गया। और यह पंजाब का एक इनक्लेव है कासोवाल। तो पंजाब के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर लगता, तो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ या शेष भारत से ये आपका कासोवाल ब्रिज कनेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन कासोवाल ब्रिज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये रावी नदी पे है, ध्यान रखिएगा। और आपका इसका निर्माण किसने किया? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इसके पीछे वाले आपके लेक्चर में हमने बताया था डिस्कशन में कि बीआरओ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया गया जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसी को हमने कहा था दापोरी जो पुलिया, उसी को बैली पुल के नाम से जाना जाता है। वहाँ काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो आप कृपया पीछे जा करके पूरा देखते रहिए। अगर आप कोई, यकीन मानिए, आप कोई वीडियो मिस नहीं करते तो कुछ भी एग्जाम में इसके बाहर पूछे नहीं जाएगा। तो बीआरओ की बात करें, फिर से आया है, तो बीआरओ की स्थापना 1960 में हमने बताया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है एजुकेशन फॉर जस्टिस। इसी को यहाँ ये 4 ये 4 से आपका फॉर के लिए यूज हुआ है, तो एजुकेशन फॉर जस्टिस E4J कहा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, एक किसका कार्यक्रम है? तो एक आपका UNODC एक आपकी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स, ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यानी कि जो ड्रग्स की तस्करी होती है या इसका अवैध या अंधाधुंध दुरुपयोग किया जाता है और अपराध में रोकना, इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका ध्यान से समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? विधि के अधीन, अंडर लॉ, यानी कानून के अंतर्गत समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको संबोधित करना तथा नेक्स्ट जनरेशन को वो क्राइम ना करें जो आने वाली यानी भविष्य की या भव्य पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, इनको क्राइम के बारे में टीचिंग यानी टीच करना, इनको बताना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यह कार्यक्रम दोहा डिक्लेरेशन एक हुआ था, कतर की राजधानी दोहा है, तो दोहा डिक्लेरेशन के क्रियान्वयन के लिए वैश्विक कार्यक्रम ग्लोबल प्रोग्राम का एक क्या ये भाग है, तो उसी के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था। तो ये आपका पूछा जा सकता है। जस्टिस क्या कार्यक्रम था? एक बार फिर से, ये आपका एजुकेशन फॉर जस्टिस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आईएएस में अक्सर पूछे जाते हैं, आईएएस पीसीएस दोनों में। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। और ऑस्ट्रिया एक प्रकार का यूरोप का एक देश है, तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उद्देश्य तो नाम से ही पता है, अवैध जो ड्रग्स की तस्करी होती है, वो अपराध होते हैं, उसको प्रिवेंट करना, रोकना, इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
अगला आपका जो इम्पोर्टेंट है, पीएम की अध्यक्षता में एक कई मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है, उसी में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है। तो इसने क्या किया, वर्ष 2020-21 के लिए जो आपका गैर यूरिया उर्वरक होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी या इसी को पोषक आधारित सब्सिडी के नाम से जाना जाता कि दरों का निर्धारण किया है। तो देखते हैं क्या आपका, तो इसमें सब्सिडी चूंकि महामारी अब व्याप्त है कोविड-19, तो इसमें परिवर्तन किया गया। 2020-21 के लिए सब्सिडी में 3% की गिरावट यानी कमी की गई और ये लक्ष्य रखा गया 2020-21 के लिए जो आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उसमें कितना खर्चा किया जाएगा, 22,186 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाएगा। अब यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इससे ज़्यादा है जो आपका ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, इसके बारे में हम जान लेते। तो इसे 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इसी को उर्वरक तथा रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री रसायन उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाता का जो उर्वरक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स उसके द्वारा इसे 2010 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, पोटास, ये आपका फास्फोरस के से पोटास है, तो फास्फोरस तथा पोटास उर्वरकों के प्रत्येक पोषक तत्व का मतलब इसमें कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, पर सब्सिडी की एक निश्चित दर, एक फिक्स्ड रेट को निर्धारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके द्वारा फिक्स रेट निर्धारित की जाती है। तो ये आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला भी हाल ही में आप जानते ही हो, बहुत फेमस नाम है विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर चूँकि 23 अप्रैल का उनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु हुई, तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता, तो 23 अप्रैल को पूछा जाए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल आपको आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हुई। तो इसीलिए 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2010 से यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा जो 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं उनके लिए क्या किया गया, यानी एक प्रत्येक कुछ डेट आइडेंटिफाई किए गए, यानी उन्हीं के लिए उस भाषा का दिवस मनाया जाने की शुरुआत की गई है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अन्य जो 5 भाषाएं हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है, तो इन सब के लिए अलग अलग जो डे आएगा उनको हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी आप कंफ्यूज सारे से हो जाओगे, तो ये केवल अभी याद रखिए अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल कब से शुरुआत हुई, 2010 से। अब रेंडमली जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते, कुछ फैक्चुअल टाइप, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो पहले चर्चा में थे सुदर्शन बाबू ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और इन्हें क्यों चर्चा में थे, क्योंकि वहाँ का साइंस का एक बोर्ड है जिसे नेशनल साइंस बोर्ड कहा जाता के मेंबर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल कार्यकाल होगा। अगर सुदर्शन बाबू की बात करें तो ये आपका IIT मद्रास से क्या किए हैं, पराय स्नातक किए हैं। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, ये सुदर्शन बाबू। अगला जान लेते हैं ऊषा गांगुली का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये क्यों चर्चा में ये था, क्योंकि इनका निधन हो गया ऊषा गांगुली का। तो इनका ये किस लिए याद किए जाते हैं, तो इन्हें रंगकर्मी के नाम से जाना जाता, क्योंकि इन्होंने थिएटर के क्षेत्र में 1976 में 1976 में रंगकर्मी नाम का एक थिएटर स्थापित किया था। और दिलचस्प बात यह है जन्म इनका राजस्थान में हुआ, किंतु इनकी जो सारी शिक्षा हुई वो आपका कोलकाता से
हुई है और इनको 1998 में 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला आपका है एंथूरियम। एंथूरियम ये चर्चा में था। ये एंथूरियम पहला यही पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एंथूरियम क्या है। तो पहला ये फूल की विभिन्न रंगों की वैरायटी को एंथूरियम कहा गया और इसका विकास केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला डी वासनी बाई के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से किया गया। और यह जो फूल है, इस फूल को सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए प्रयोग किया जाता। तो इस फूल का बाजार मूल्य अत्यधिक है, तो ये आपका इसलिए चर्चा में बना रहा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा। हाल ही में चर्चा में रहा एंथूरियम क्या है, तो फूल की वैरायटी है। किसने इसको विकसित किया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम की इनोवेटिव महिला डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से इस फूल को विकसित किया है, जिसका बाजार मूल्य काफ़ी ज़्यादा है। और इस फूल का किस रूप में इस्तेमाल होता, तो सजावट के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।